हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज हम सुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मौर्य वंश के बाद जो अगला वंश होता है वो होता है सुंग वंश। और दोस्तों, इस सुंग वंश के समय काफी परिवर्तन आए समाज में देखने को मिले। जैसे इस समय जो वैदिक काल था या वैदिक संस्कृति थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, उन्हें पुनः लागू कर दिया गया। इस समय यज्ञों का आयोजन भी किया गया। और दोस्तों, इस समय संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया। और इस समय के जो शासक थे वो ब्राह्मण वर्ण को मानने वाले थे, जिन्होंने भागवत संप्रदाय को, या हम कहें जो हिंदू धर्म या वैष्णव जो भागवत संप्रदाय है, उसको बढ़ावा दिया और वर्ण व्यवस्था को पुनः लागू किया। तो दोस्तों, आज हम सुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, सुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और सुंग वंश के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, कहां कहां से जानकारी प्राप्त होती है। और सुंग वंश के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेखों से जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम सुंग वंश। दोस्तों, सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। दोस्तों, ये पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के शासक जिसका नाम क्या था? बृहद्रथ। बृहद्रथ का क्या था? सेनापति था। क्या था? सेनापति। इसीलिए दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग को सेनानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेनानी भी कहा जाता है। किसका सेनापति था? बृहद्रथ का। और एक बात आप यहां पर समझना, क्योंकि इतिहास में एक कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ती है। जो ये बृहद्रथ है, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। भाई, कौन सा शासक था? अंतिम शासक था। अंतिम शासक था मौर्य वंश का, और इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। अब समझना, एक घटना यह भी होती है, बृहद्रथ के समय यवन आक्रमणकारियों ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। जिसकी जानकारी हमें मालविका अग्निमित्रम से भी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? मालविका अग्निमित्रम से भी प्राप्त होती है। अर्थात यवन आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया। अब साहब, जो पुष्यमित्र शुंग था, इसको लगा जो हमारा शासक जो बृहद्रथ है, कौन? बृहद्रथ, क्योंकि मौर्य वंश का अंतिम शासक है। जो बृहद्रथ है वो थोड़ा निठल्ला और आलसी है, वो यवन आक्रमणकारियों से संघर्ष नहीं कर पाएगा। स्थिति कमजोर थी, इसलिए अपने धर्म को निभाते हुए तो दोस्तों क्या किया? इस बृहद्रथ को सेना का निरीक्षण करने के लिए बुलाया। किसको? बृहद्रथ को। कहा जाता है साल में एक बार ही सेना का निरीक्षण करने के लिए आता था, और कभी कभी 2 बार सेना का निरीक्षण करना आता था। बाकी समय बृहद्रथ केवल राज दरबार में ही व्यतीत करते थे। अब होता यह है, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को बुलाया किसका निरीक्षण करने के लिए? भाई, सेना का निरीक्षण करने के लिए बुलाया कि साहब सेना का निरीक्षण कीजिए। अब यहां पर क्या होता है? पुष्यमित्र शुंग ने जैसे ही बृहद्रथ सेना का निरीक्षण करने के लिए आया, तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया? बृहद्रथ की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बृहद्रथ की हत्या कर दी, और पुष्यमित्र शुंग शासक बन गया। पुष्यमित्र शुंग, समझना, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके राजगद्दी पर बैठते हैं। हम यहां पर यह कह सकते हैं, शुंग वंश ने जो राजगद्दी जो प्राप्त की, वह शांति के साथ प्राप्त नहीं की थी, वो एक हत्या करके प्राप्त की थी। तो राजगद्दी पर बैठ जाते हैं कौन? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग को सबसे ज्यादा समय पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी के रूप में काम किया था, या हम कहें सेनापति के रूप में सबसे ज्यादा काम किया था पुष्यमित्र शुंग ने। इसलिए पुष्यमित्र शुंग को सेनानी ही कहा गया है। और पुष्यमित्र शुंग ने कहीं पर भी राजा की उपाधि धारण नहीं की। अगर आप पढ़ें कि राजा इसे कहीं पर भी नहीं कहा गया। अग्निमित्रम
या अग्निमित्र को राजा कहा गया है, पुष्यमित्र शुंग को राजा कहीं पर भी नहीं कहा गया। यह बात आप हमेशा याद रखना। पुष्यमित्र शुंग के लिए केवल सेनानी का प्रयोग किया गया है और पुष्यमित्र शुंग को औदभिज भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अचानक उठने वाले, अर्थात अचानक जो उठने वाला होता है या अचानक कोई शासक बनने वाला होता है तो उसके लिए औदभिज का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर औदभिज का प्रयोग भी किया गया है पुष्यमित्र शुंग के लिए। तो दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग थे इस वंश के, शुंग वंश के पहले शासक। तो अब हम समझेंगे शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे, ये कौन से वंश से थे और ये जो शुंग वंश है इसके बारे में जानकारी हमें कौन कौन से साहित्य से प्राप्त होती है उनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं जानकारी के स्रोत। कौन कौन से हैं जानकारी के स्रोत और कौन कौन से ग्रंथ में शुंग शासकों के लिए किसका प्रयोग किया गया है, कौन से वर्ण का प्रयोग किया गया है, आर्य का प्रयोग किया गया है या अनार्य का प्रयोग किया गया है। जानकारी के स्रोत समझना दोस्तों। नंबर 1, जो पुराण है, पुराणों में भी शुंग वंश का उल्लेख मिलता है और इसी समय दोस्तों मत्स्य पुराण, इसकी रचना भी इसी समय, मत्स्य पुराण के बारे में भी, ठीक है ना। तो यहां से पुराणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आप समझना पुराणों में कहा गया है जो पुष्यमित्र शुंग है ये कितना शासन करेगा, ये 36 वर्ष शासन करेगा। कितना वर्ष? 36 वर्ष। तो हम कह सकते हैं 185 से या 184 से तो 36 वर्ष शासन करता है। तो 149 ईसा पूर्व तक शासन किसने किया था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये किससे मिलती है हमें जानकारी? पुराणों से मिलती है, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों अगला है, नंबर दूसरा है दोस्तों जिससे हमें जानकारी मिलती है मालविका अग्निमित्रम। ये जो मालविका अग्निमित्रम है इसकी रचना कालिदास ने की थी। किसने की थी? कालिदास ने की थी। ये कालिदास गुप्त काल के थे, गुप्त काल के समय थे और गुप्त शासक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में थे। किसके राज दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में थे, ठीक है भाई। तो कालिदास ने क्या किया है? मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी लिखी है। क्या लिखी है? प्रेम कहानी। और इससे प्रेम कहानी से जानकारी मिलती है, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना, कालिदास। और यहां पर अब आप समझना, इस मालविका अग्निमित्रम में बैंबिक गोत्र का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? बैंबिक गोत्र का उल्लेख किया गया है जो एक ब्राह्मण है। कौन सा गोत्र है ये? ब्राह्मण। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं मालविका अग्निमित्रम के अनुसार जो शुंग शासक थे वो कौन से वर्ण से थे? ब्राह्मण वर्ण से थे, ठीक भाई। इसके बाद हर्षचरित्र। अब आप इससे समझना, हर्षचरित्र की रचना बाण भट्ट ने की थी भाई। किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी, ठीक है ना। इस बाण भट्ट ने शुंग शासकों को क्या कहा है? शुंग शासकों को अनार्य कहा है। क्या कहा है? अनार्य कहा है। अब आप समझना बाण भट्ट ने अनार्य इसलिए कहा है जिस तरह की से राजगद्दी को प्राप्त किया, जिस तरह शुंग शासकों ने राजगद्दी को प्राप्त किया, हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया, वह सही तरीका नहीं था, इसलिए अनार्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों अगला है पतंजलि का महाभाष्य। दोस्तों जो पतंजलि ने जिसने
महाभाष्य की रचना की और वर्तमान में जिसे योग गुरु भी माना जाता है, योग से जोड़ा जाता है पतंजलि को, जिसने महाभाष्य की तुलना भी की थी। तो दोस्तों पतंजलि इस समय पुष्यमित्र शुंग के समय क्या थे दोस्तों? एक पुरोहित के पद पर थे पतंजलि। क्या थे? पुरोहित के पद पर थे पतंजलि। और दोस्तों जब पुष्यमित्र शुंग ने दो आश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, इन्हें करने वाला जो पुरोहित था उसका नाम क्या था? पतंजलि था। पतंजलि के महाभाष्य से भी इस समय की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। और पतंजलि ने इन्हें भारद्वाज गोत्र से माना है। किस गोत्र से माना है? भारद्वाज गोत्र से माना है, जो ब्राह्मण गोत्र है। कौन सा गोत्र है? ब्राह्मण गोत्र है, ठीक है भाई। अगला है दोस्तों दिव्यादान के अनुसार दोस्तों पुष्यमित्र शुंग को अंतिम मौर्य शासक माना गया है। अंतिम मौर्य शासक माना गया है। क्या माना गया है दोस्तों? अंतिम मौर्य शासक माना गया है दिव्यदान के अनुसार। अब आप समझना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है पतंजलि ने शुंग शासकों को कौन से वर्ण से माना है? किसने? पतंजलि ने। तो भारद्वाज गोत्र से माना है, जो ब्राह्मण थे। और अगर पूछ लिया जाए कालिदास ने किससे माना है, तो बैंबिक गोत्र से माना है। ये बैंबिक गोत्र का प्रयोग जो किया था, ये किसके लिए किया गया है? अग्निमित्र के लिए किया गया है, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद हम लेखों की बात करें। अभिलेख की बात करें तो दोस्तों एक अयोध्या लेख है धनदेव का, ठीक है ना। इससे दोस्तों जानकारी मिलती है दो आश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। किससे जानकारी मिलती है? धनदेव के अयोध्या लेख से मिलती है। एक दोस्तों इस समय का वेशनगर लेख है, जो विदिशा में है। कहां पर है? विदिशा में। तो दोस्तों इस लेख से भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। एक हेलियोडोरस था, जिसने यहां पर विदिशा में ये लेख लिखवाया था, जिससे यह भी जानकारी प्राप्त होती है हेलियोडोरस किसको मानता था? भागवत धर्म को मानता था, ठीक है ना। वासुदेव और शंकरशन की पूजा करते थे। तो दोस्तों ये हैं जानकारी के स्रोत शुंग वंश के, जिन से शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करें शुंग वंश की जाति के बारे में, उत्पत्ति के बारे में बात करें तो दोस्तों कौन कौन से इतिहासकार ने इन्हें किस किस वर्ण से माना है, क्या किसी ने विदेशी भी माना है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में अभी हम बात करते हैं। उत्पत्ति समझना दोस्तों, जो मित्र लगा हुआ है, इस मित्र के आधार पर हर प्रसाद शास्त्री ने, जैसे पुष्य मित्र लगा हुआ है, ये मित्र, इस मित्र के आधार पर हर प्रसाद शास्त्री ने इन्हें क्या माना है? पारसिक माना है। क्या माना है दोस्तों? पारसिक माना है। क्या माना है? पारसिक माना है। आया समझ में? क्या माना है? पारसिक माना है, फारसी माना है, ईरान का माना है। क्यों? क्योंकि मित्र के आधार पर ये मित्र लगा हुआ है, क्योंकि ये मित्र पारसिक वालों शासकों में भी या वहां की जाति में भी लगा हुआ होता था, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों बाण भट्ट ने इन्हें अनार्य माना है। अनार्य का अर्थ क्या होता है? शूद्र होता है। क्या होता है? शूद्र माना है। भाई अब थोड़ा समझना, रटने का इतिहास बिल्कुल भी नहीं होता है, समझने का होता है। बाण भट्ट ने इन्हें अनार्य माना है।
भाई वो इसलिए माना है क्योंकि जिस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने राजगद्दी प्राप्त की वो एक सही तरीका नहीं था, क्योंकि एक शासक की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी, तो इसलिए इन्हें अनार्य माना था। ठीक भाई, आगे है दोस्तों। अब हम बात करें पतंजलि की बात करें। पतंजलि ने भारद्वाज गोत्र से माना है। कौन से गोत्र से माना है? भारद्वाज गोत्र से माना है। यह गोत्र किसका होता है? ब्राह्मण का होता है। किसका होता है? ब्राह्मण का गोत्र होता है भारद्वाज। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम कालिदास की बात करें तो कालिदास ने दोस्तों इन्हें क्या माना है? कालिदास ने बैंबिक गोत्र से माना है। कौन से गोत्र से माना है? बैंबिक गोत्र से माना है। ये बैंबिक गोत्र भी एक ब्राह्मण गोत्र था। कौन सा गोत्र था? ब्राह्मण गोत्र था, बैंबिक गोत्र। ठीक है ना, इस तरीके से माना है। और दोस्तों हम बात करें बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान की बात करें, इनमें दोस्तों मौर्य अंतिम शासक माना है। क्या माना है? मौर्य अंतिम शासक माना है। क्या माना है? मौर्य अंतिम शासक माना है। किसके अनुसार? दिव्यावदान में जो एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें अंतिम मौर्य शासक माना है। ये इनकी उत्पत्ति के बारे में है। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि कौन से इतिहासकार ने इन्हें पारसिक माना है शुंग शासकों को। वो हरप्रसाद शास्त्री ने माना है और बाणभट्ट ने अनार्य माना है। वो इसलिए माना है क्योंकि जिस तरीके से राजगद्दी प्राप्त की थी वो एक सही तरीका नहीं था। ठीक है ना। और पतंजलि ने भारद्वाज गोत्र माना है। ठीक है ना। और कालिदास ने बैंबिक और भारद्वाज गोत्र माना है। तो अब इसका निष्कर्ष निकल कर क्या आता है? हमें इसके निष्कर्ष की बात करनी है। तो दोस्तों इसका निष्कर्ष लास्ट में ये निकल कर आता है, ये ब्राह्मण गोत्र से थे। कौन से थे? ब्राह्मण गोत्र से थे। और इसीलिए वर्ण व्यवस्था को पुनः लागू कराया था। समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था। पुनः वैदिक धर्म को या वैदिक संस्कृति को लागू कराया और जो जिसका कर्म है वही कर्म करने की अनुमति दी। और यह भी आदेश दे दिया गया था इस समय अगर कोई दूसरा वर्ण करता है तो उसके लिए कठोर सजा दी जाएगी। ठीक है। और इस समय संस्कृत को बढ़ावा दिया गया। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं शुंग शासकों के बारे में। ये इनकी जाति के बारे में हो गया। अब हम शासकों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग। अब हम शासक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण हुआ था। कौन सा आक्रमण हुआ था? यवन आक्रमण हुआ था, जिसकी जानकारी पतंजलि और कालिदास से भी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? कालिदास से भी प्राप्त होती है। यवन आक्रमण हुआ था। अब समझना, शुंग सेना ने वसुमित्र के नेतृत्व में आक्रमण किया या संघर्ष किया या लड़े। हम यहां पर यह भी कह सकते हैं लड़े। किसके नेतृत्व में? वसुमित्र के में। ये जो वसुमित्र था ये है अग्निमित्र का पुत्र था। किसका पुत्र था? अग्निमित्र का पुत्र था। इसके नेतृत्व में शुंग सेना लड़ी थी। और जो ये यवन थे, मीनांडर, आपने नाम सुना होगा मीनांडर के नेतृत्व में आए थे। ये माना जाता है। और ये कहा जाता है यवन चित्तौड़ तक पहुंच गए थे। कहां तक पहुंच गए थे दोस्तों? चित्तौड़ तक यवन पहुंच गए थे, ये माना जाता है। आगे क्या होता है दोस्तों? वसुमित्र के नेतृत्व में शुंग सेना ने यवन आक्रमणकारियों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इस पराजित के उपलक्ष्य में क्या किया गया होगा? आश्वमेध यज्ञ का आयोजन इस समय भी किया गया होगा। ठीक है ना। तो ये यवन थे, यवनों को आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया।
अगर प्रश्न पूछा जाता है यवन आक्रमणकारियों को या यवन आक्रमणकारियों ने किस समय आक्रमण किया, तो दोस्तों वे सुंग वंश के समय आक्रमण किया। शासक था पुष्यमित्र सुंग, और किसके नेतृत्व में सुंग सेना लड़ी थी? वसुमित्र के में। और यवन आक्रमणकारी कौन था? मीनांडर। ठीक है भाई, ये हो गया यहां पर। और दोस्तों विदिशा का जो उपराजा था उसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। विदिशा का उपराजा था अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था। आप समझना, पुष्यमित्र सुंग के लिए केवल सेनानी का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? सेनानी का किया गया है। और अग्निमित्र के लिए राजा का प्रयोग भी किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? राजा का। ठीक है ना। और दोस्तों होता यह है जब पुष्यमित्र सुंग राजगद्दी पर बैठा था उस समय एक राज्य था विदर्भ। कौन सा राज्य था? विदर्भ। ठीक है ना, विदर्भ राज्य था। तो दोस्तों विदर्भ का शासक था यज्ञसेन। क्या नाम था शासक का? नाम यज्ञसेन। थोड़ा इसको आपको अच्छी तरह समझाता हूं। ठीक है ना। पुष्यमित्र सुंग के समय एक आक्रमण भी हुआ था विदर्भ को, और विदर्भ को इस समय जीता भी गया था। विदर्भ विजय। दोस्तों यहां का शासक था यज्ञसेन। ये यज्ञसेन कहां का शासक था? विदर्भ का शासक था। ठीक है ना। तो दोस्तों यज्ञसेन का चचेरा भाई था चचेरा भाई था माधव सेन। क्या नाम था? माधव सेन। तो दोस्तों जो यज्ञसेन और माधव सेन भी इस विदर्भ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। कौन? माधव सेन। तो दोस्तों होता यह है, माधव सेन एक बार किससे मिलने के लिए आ रहे थे? अग्निमित्र से मिलने के लिए आ रहे थे। किससे मिलने के लिए आ रहे थे? अग्निमित्र से। अग्निमित्र कहां का उपराजा था? विदिशा का। यह घटना 184 ईसा पूर्व की ही है। कब की है? 184 ईसा पूर्व की। तो माधव सेन किससे मिलने के लिए आ रहा था? अग्निमित्र से मिलने के लिए आ रहा था भाई। लेकिन होता यह है, यज्ञसेन ने माधव सेन को रास्ते में रोक लिया और बंदी बना लिया। क्या कर दिया? बंदी बना लिया। किसको? माधव सेन को बंदी बना लिया। किसने? यज्ञसेन ने। और अग्निमित्र से यह कहा जो यज्ञसेन का संबंधी था, जिसे जीजा था, वो जेल में बंद था। कहां पर था? जेल में बंद था। तो कहा, अग्निमित्र से कहा, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो हम माधव सेन को भी रिहा कर देंगे। लेकिन अग्निमित्र को यह बात अच्छी नहीं लगी। अग्निमित्र ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और यज्ञसेन की जिसमें क्या हो गई? पराजय हो गई। यज्ञसेन की क्या हो गई? पराजय हो गई। और दोस्तों विदर्भ को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक हिस्सा माधव सेन के लिए, यज्ञसेन के लिए, एक हिस्सा यज्ञसेन के लिए, और एक हिस्सा किसके लिए दे दिया? माधव सेन के लिए। और इन दोनों ने अपना शासक किसको स्वीकार कर लिया? पुष्यमित्र सुंग को स्वीकार कर लिया था। अर्थात विदर्भ को जीतने वाला जिसका नाम था अग्निमित्र था, और किसके शासनकाल में जीता था? यह जीता था पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में ही जीता था। और दोस्तों आपके लिए एक बात और समझना, माधव सेन की बहन ही थी मालविका। जिस हम मालविका का बारे में पढ़ते हैं, मालविका माधव सेन की ही बहन थी। किसकी बहन थी? माधव सेन की ही बहन थी मालविका। ठीक है ना, जिसको अग्निमित्र से प्रेम हुआ था, और मालविका अग्निमित्रम जो नाटक लिखा गया था, जिसे कालिदास ने लिखा था। ठीक है भाई, ये हो गए दोस्तों पुष्यमित्र सुंग। और पुष्यमित्र सुंग के बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है, पुष्यमित्र सुंग ने पूछा किसी से, भाई जो अशोक था वो इतना महान क्यों था? तो किसी ने कहा उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कितने का? स्तूपों का निर्माण कराया।
84,000 का। तो कहा जाता है दोस्तों 84,000 स्तूपों का उसने निर्माण कराया अशोक ने, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया, उन्हें तुड़वाने का आदेश दे दिया। ये कहा जाता है, ये बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे इतनी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है ना। एक ये भी कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग ने साकल में, साकल जिसे हम बोलते हैं सियालकोट जो पाकिस्तान में, सियाकल में यह आदेश दे दिया जो मुझे एक भिक्षु का सिर ला कर देगा उसे 100 दीनार दी जाएंगी। कितनी दीनार दी जाएंगी? 100 दीनार दी जाएंगी। और दोस्तों यह भी कहा जाता है जो कुक्कुट विहार था इसका तोड़ने का प्रयास भी 3 बार किया गया था। कितनी बार? 3 बार इसका प्रयास किया गया था, लेकिन इसे तोड़ नहीं पाए थे। घोषित आराम था, उसको तोड़ दिया गया था, ये माना जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात आप यहां पर यह भी याद रखना, जो भरहुत और सांची का स्तूप है, इनकी जो 4 दीवारी जो पत्थर से जो इनकी दीवार कराई थी, वो दीवार कराने वाला शासक का नाम भी पुष्यमित्र शुंग था। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग था उस शासक का नाम भी। आप इस बात को भी हमेशा याद रखना, क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग था, जिसने भरहुत और सांची के स्तूपों की जो पत्थर की 4 दीवारी कराई थी, वो पुष्यमित्र शुंग था। यहां पर दोस्तों ये भी माना जाता है, क्योंकि जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें दोस्तों पुष्यमित्र शुंग को सही नहीं दिखाया गया, तो इसलिए माना जाता है कि इसने स्तूपों को तुड़वाया था, ये माना जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कहां पर आदेश दिया था? साकल में आदेश दिया था, जो सियालकोट है। अगर जो मुझे एक भिक्षु का सिर ला कर देगा उसे मैं 100 दीनार दूंगा, ये आदेश साकल में दिया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने दिया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत और सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इनकी जो 4 दीवारी कराई थी वो पत्थर की, वो दोस्तों शुंग काल में ही कराई गई थी, जो कि अशोक के बनाए हुए हैं। ये भरहुत और सांची के बनाए हुए तो अशोक के समय के हैं, लेकिन इनकी जो 4 दीवारी जो की गई थी वो लकड़ी की गई थी। किसकी की गई थी? लकड़ी की गई थी। और बाद में इसकी जो पत्थर की जो 4 दीवारी कराई वो दोस्तों शुंग शासकों ने ही कराई थी, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र राजगद्दी पर बैठते हैं। कौन? अग्निमित्र राजगद्दी पर बैठते हैं। पुष्यमित्र शुंग, फिर इसके बाद अग्निमित्र राजगद्दी पर बैठते हैं। अग्निमित्र, तो दोस्तों अग्निमित्र का शासनकाल ज्यादा नहीं था, 10-1 वर्ष का शासनकाल था, जो इसके बाद ही खत्म हो जाता है, थोड़ा टाइम बाद ही। फिर तीसरा शासक सुज्येष्ठ बैठते हैं। फिर इसके बाद वसुमित्र बैठते हैं। ये वो वसुमित्र हैं जिसने यवन आक्रमणकारियों को पराजित किया था। किसने किया था? वसुमित्र ने पराजित किया था। इसके नेतृत्व में ही शुंग सेना यवन आक्रमणकारियों से लड़ी थी, ठीक है ना। तो दोस्तों नवा शासक भागभद्र था। कौन था? भागभद्र। नवा शासक था भागभद्र। इसी के समय हेलियोडोरस कहां से आए थे? तक्षशिला से आए थे। तक्षशिला से कहां पर आए थे? विदिशा आए थे। कहां पर आए थे? विदिशा, ठीक है ना। हेलियोडोरस जो एंटियोकिड्स का राजदूत था, जिसका नाम था हेलियोडोरस। और बाद में दोस्तों हेलियोडोरस ने भागवत धर्म में रुचि रखी। और दोस्तों हेलियोडोरस ने विदिशा में, कहां पर? वैशनगर या विदिशा में, वैशनगर में क्या बनाई थी दोस्तों? भागवत धर्म में आस्था रखते हुए यहां पर एक मूर्ति की स्थापना कराई थी और भागवत धर्म में रुचि रखी थी। अर्थात कहा जाता है कि भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। किसने? हेलियोडोरस ने। ये भागभद्र के शासनकाल में आए थे। जो नवे शासक थे 14वें वर्ष में आए थे। कौन से वर्ष में आए थे? 14वें वर्ष में आए थे, ठीक है ना। 14वें वर्ष में आए थे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अंतिम शासक देवभूति होते हैं। अंतिम शासक
क्या नाम? देवभूति। जिसकी जो दोस्तों 10वें शासक थे, कौन से शासक थे? 10वें शासक थे। जिसकी हत्या किसने कर दी? वसुदेव ने कर दी, जिसने कण्व वंश की स्थापना की थी। किसने की वंश की स्थापना की थी? कण्व वंश की स्थापना की थी। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक रहता है। लेकिन दोस्तों जो ये नवा शासक है भागभद्र, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके 14वें वर्ष में हेलियोडोरस आता है, जो एंटियोकिड्स का राजदूत होता है। और ये एंटियोकिड्स कहाँ का था? तक्षशिला का था। कहाँ का था? तक्षशिला का था। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं हेलियोडोरस तक्षशिला से विदिशा आए थे और किसके शासन काल में आए थे? भागभद्र के शासन काल में आए थे, ठीक है ना। और अंतिम शासक है देवभूति, अंतिम शासक, जिसकी हत्या वसुदेव ने कर दी। कहने का मतलब ये है शुंग वंश की स्थापना एक शासक की हत्या करने के बाद हुई थी, जिसका नाम था बृहद्रथ। और शुंग शासक का पतन भी हत्या से ही हुआ। जैसे शुरुआत हुई वैसे ही इसका पतन हुआ था शुंग वंश का, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे शुंग वंश की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों यहां से काफी पूछा जाता है। यहाँ के धार्मिक जीवन कैसा था उसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम। सबसे पहले हम समझेंगे सामाजिक जीवन कैसा था, क्योंकि दोस्तों सामाजिक जीवन देखना सबसे थोड़ा हटकर है, अलग है। सामाजिक जीवन दोस्तों इस समय समाज को 4 वर्णों में, कितने वर्णों में? 4 वर्णों में विभाजित किया गया। 4 वर्णों में विभाजित किया। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 है शूद्र। 4 वर्णों में विभाजित किया गया। और इन चारों वर्णों के लिए दोस्तों इनके जो काम थे, काम बांट दिए गए चारों वर्णों के। क्या बांट दिए गए? काम बांट दिए गए चारों वर्णों के, ठीक है ना। ब्राह्मण का काम यज्ञ करना, हवन करना, शिक्षा देने का दिया गया। और क्षत्रिय के लिए किसका काम दिया गया? युद्ध करने का दिया गया। वैश्य के लिए व्यापार, खेती करने का दिया गया। और शूद्र के लिए वही काम दिया गया जो ऋग्वेद में दिया गया था, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने का, ठीक। ये इसको बांट दिया गया। और यहां पर यह भी कहा गया, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो दूसरी फील्ड में, लेकिन आपको फिर भी अपना काम को ही करना चाहिए, ये भी कहा गया था। कहने का मतलब यह है पुनः वर्ण व्यवस्था को लागू कर दिया। अगर बात की जाए पुनः वर्ण व्यवस्था को लागू करने वाले शासक थे जो वे शुंग शासक थे, ठीक है भाई। और यहां पर ब्राह्मण के लिए कहा गया है, अगर ब्राह्मण किसी शूद्र की हत्या कर दे तो उसको ऐसी सजा मिलती थी जैसे किसी कुत्ते या बिल्ली को मारा हो, एक नॉर्मल सजा थी, ठीक है। देखो कितना वर्ण व्यवस्था थी, इस टाइम काफी वर्ण व्यवस्था थी। और हम धार्मिक जीवन की बात करें, धार्मिक जीवन दोस्तों ब्राह्मण या हम कहें भागवत धर्म का इस समय काफी उदय हुआ, क्योंकि ये जो शासक थे ब्राह्मण वर्ण को मानने वाले थे। इस समय भागवत धर्म का काफी उदय हुआ। इस समय वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति का इस समय उदय माना जाता है। क्या माना जाता है? उदय माना जाता है। इस समय यज्ञ किए गए, हवन किए गए, पशुवध किए गए, पुनः पक्षियों पर और मृग हिरण को मारने की या बलि देने की अनुमति दे दी गई पुनः, ठीक है ना। इस समय दोस्तों आर्थिक की बात करें तो दोस्तों इस समय काफी मूर्तियां बनाई गई। और मूर्तियां भी सांचे में मूर्तियां बनानी प्रारंभ की गई, अर्थात मूर्तियों का सांचा बनाकर मूर्तियां बनानी इस समय प्रारंभ की गई थी। जैसे हेलियोडोरस में प्रारंभ की गई थी। एक मोरा जो मथुरा है वो भी इसी समय की मूर्ति है, मोरा मथुरा में है, वो भी भागवत संप्रदाय से ही जुड़ी हुई है, ठीक है ना। इस समय इनका भी काफी उत्थान हुआ। और दोस्तों हम कला की बात करें तो दोस्तों सांची और भरहूत ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है।
यहाँ के जो स्तूप थे जिनका निर्माण तो अशोक महान ने कराया, जिनका निर्माण तो अशोक महान ने कराया, जिसने इनकी चार दीवारी, भारहूत और सांची की जो चार दीवारी थी वो लकड़ी की बनवाई थी, लेकिन बाद में सांची और भारहूत के स्तूपों की चार दीवारी जो पत्थर की करवाई थी वो भी सुंग शासकों ने ही करवाई थी। किसने कराई थी दोस्तों? सुंग शासकों ने कराई। इस समय दोस्तों साहित्य को भी बढ़ावा दिया गया और इस समय सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया गया वे संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। किसको बढ़ावा दिया गया? संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। इस समय संस्कृति, भाषा, लिखना, इस समय बढ़ावा दिया गया संस्कृति को, क्योंकि दोस्तों संस्कृति को बढ़ावा देने के पीछे ये भी था क्योंकि पुनः वैदिक संस्कृति की यहाँ पर स्थापना की जाती है सुंग काल में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक सुंग काल। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।